बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस और मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, बारिश जो जिंदगी की अलामत है आज पाकिस्तान में मौत का पैगाम बन चुकी है। पाकिस्तान में मानसून की हालिया बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा रखी है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जमीन खिसकने, फ्लैश फ्लडिंग और दरियाओं के किनारे पे पानी के बहाव में अचानक इजाफे ने हजारों खानदानों की जिंदगी अजीरन कर दी है। सरकारी इदादोशुमार के मुताबिक हलाकतों की तादाद 300 से तजावज कर चुकी है, जबकि जख्मियों की बड़ी तादाद के साथ साथ घरों, सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। केपी में सबसे ज्यादा तबाही देखने को मिली, जहां सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक 309 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं और दर्जनों जख्मी अस्पतालों में जेर इलाज है। स्वात, बुनेर, बाजोड़, तोरगर, मानसहरा, शांगला और बडगराम के अजला सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। बुनेर में सूरत हाल सबसे ज्यादा अलमनाक है, जहां अब तक 184 अमवात की तस्दीक हो चुकी है, जबकि मुतअद्दिद अफराद अब भी लापता हैं, जिसके बायस खदशा है कि हलाकतों में मजीद इजाफा हो जाएगा। बारिशों ने महज इंसानी जानें नहीं ली, बल्कि दर्जनों घरों को भी नुकसान पहुंचाया है। सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 74 घरों को नुकसान पहुंच चुका है, जिनमें 11 मुकम्मल तौर पे मुनहदिम हो चुके हैं। मुतासिरा खानदानों की बड़ी तादाद खुले आसमान तले बेयारो मददगार बैठी है। बारिश और सैलाबी रैले गुजर जाने के बाद भी उनकी मुश्किलात खत्म नहीं हुई, क्योंकि खाने पीने, रिहाइश और अद्वियात जैसी बुनियादी सहूलियात की कमी शिद्दत से महसूस की जा रही है। ऐसे में इमदादी कार्रवाइयों का बरवक्त और मौसर होना नागुज़ीर था, मगर बदकिस्मती से मकामी इंतजामिया की तैयारी उस पैमाने पर नहीं थी जो होनी चाहिए थी। वज़ीर आला केपी की जानिब से इमदादी सरगर्मियों को तेज करने के अहकाम जारी हुए और मुतासरा अजला के लिए 50 करोड़ रुपए भी जारी कर दिए गए, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि सैलाब से मुतासरा पहाड़ी इलाकों तक रसाई अब भी एक बड़ा चैलेंज है। कई मकामात के ऊपर सड़कें और पुल बह जाने से इमदादी सामान बर वक्त नहीं पहुंच सका। सूबाई रेस्क्यू इमरजेंसी के मुताबिक तकरीबन 2000 एहलकार 9 अजला में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं और मलबे तले दबे अफराद को निकालने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन मुश्किल जोग्राफियाई हालात ने इन सरगर्मियों को मजीद पेचीदा बना दिया है। दूसरी जानिब पंजाब में भी सूरत हाल तशवीशनाक है, जहां मानसून की बारिशों के बाद ग्लेशियर्स के पिघलने ने भी दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा कर दिया है। दरियाए सिंध में कालाबाग और चश्मा बैराज पे दरमियाने दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया, जबकि तरबेला और तौंसा बैराज पे निचले दर्जे का सैलाब जारी है। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी की सतह 68,000 क्यूसेक तक जा पहुंची है, जिसने नशेबी इलाकों में खतरा बढ़ा दिया है। दरियाए जहलुम और चनाब निस्बतन मामूल के मुताबिक है, मगर छोटे नदी नालों में पानी की सतह बुलंद हो रही है, जो करीबी आबादियों के लिए खतरा बन सकती है। पंजाब की सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने शहरियों को मुतनब्बे किया है कि वो दरियाओं और नालों के करीब जाने से गुरेज करें और हंगामी सूरत हाल में फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। तरबेला डैम 98%, जबकि मंगला डैम 68% तक भर चुका है। अगर मजीद बारिशें हुई तो इन डैमों पर दबाव बढ़ जाएगा। शहरियों को हिदायत की गई कि वो पीडीएमए की हेल्पलाइन पर राबिता करें और खुद भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। इन बारिशों के दौरान एक इस्तिलाह बार बार सुनने को मिली है और वो है क्लाउड बस्ट। अगरचे अवामी सतह पे इसके मानी को मुकम्मल तौर पे नहीं समझा गया, लेकिन एक्सपर्ट वजाहत करते हैं कि ये वो सूरत हाल है जब बहुत कलील वक्त में किसी एक छोटे इलाके में गैर मामूली मिकदार में बारिश बरसती है। उसका नतीजा अचानक आने वाला फ्लैश फ्लड की सूरत में निकलता है, जो पहाड़ी इलाकों में जानलेवा साबित होता है। आम शहरी इसे बादल फटने से ताबीर करते हैं, मगर हकीकत यह है कि यह एक माहौलियाती मजहर है जिसकी पेशगोई करना इंतहाई मुश्किल है। पाकिस्तान में अक्सर यह मुजाहिरा उन पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलता है जहां हवा तेजी से ऊपर उठती है और बुखारात से भरे बादल अचानक शदीद बारिश की सूरत में पानी उंडेल लेते हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में चूंकि मुल्क के बेशतर हिस्सों में बारिशें हुई हैं, इसलिए उन्हें क्लाउड बर्स्ट नहीं कहा जा सकता। यह फ्लैश फ्लडिंग थी, क्योंकि पहाड़ों पर अचानक पानी के बहाव में इजाफा हुआ। और माहिरीन का यह भी मानना है कि अगरचे महकमा मौसमियात और एनडीएमए की जानिब से वार्निंग जारी की गई, मगर यह मालूमात अवाम तक बर वक्त नहीं पहुंच पाती। अक्सर अलर्ट सिर्फ वेबसाइट्स पे शाया होते हैं, जहां देही इलाकों के लोगों की रसाई मुमकिन नहीं होती। और माहिरीन का ख्याल है कि अगर मसाजिद के लाउड स्पीकर, मकामी कम्युनिटी और दीगर जराए बरूकार लाए जाएं तो बर वक्त इत्तला मिलने से दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों जानें बचाई जा सकती हैं। पाकिस्तान में बार बार दोहराया जाने वाला मसला यह भी है कि दरियाओं और नदी नालों के किनारे गैर कानूनी तामीरात ने कुदरती बहाव को रोक रखा है। नतीजतन जब भी बारिश या सैलाब आता है तो ये इमारतें पानी के रैले की नजर हो जाती हैं और उनके साथ इंसानी जानें भी जाया होती हैं। हाल ही में सवात के किनारे एक होटल बह जाने के वाकये ने एक बार फिर इस खतरे को उजागर किया है। उसके बाद केपी ने
तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का ऐलान किया, मगर सवाल यह है कि क्या ये इकदामात मुस्तकिल होंगे या फिर वक्ती रद्द-ए-अमल के तौर पर खत्म हो जाएंगे। तारीखी एतबार से देखा जाए तो पाकिस्तान और बर्रे सगीर के दीगर इलाकों में बड़े पैमाने पर सैलाब आते रहे। दरियाए सिंध के किनारे आबाद कदीम तहजीबें हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो भी बड़ी हद तक सैलाबों की तबाहकारियों का शिकार हुई। अटक के 1930 के गेजलियर में 1841 के एक मोहलिक सैलाब का जिक्र मौजूद है, जिसमें सिर्फ अटक में 4000 अफराद लुकमा अजल बन गए थे। अगर आज की आबादी के तनासुब से देखा जाए तो उस दौर का नुकसान लाखों में शुमार होता। उससे यह बात वाज़ेह होती है कि सैलाब कोई नया मजर नहीं है, बल्कि इस खित्ते की जमीनी साख्त और जुग्राफियाई हालात की वजह से हमेशा खतरा रहा है। मौजूदा सूरत हाल में यह सवाल भी उठता है कि पाकिस्तान में डिजास्टर मैनेजमेंट का किरदार सिर्फ आफात के बाद इमदाद फराहम करने तक ही महदूद क्यों है। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में आफात से निपटने के लिए पहले से हिकमत अमली तरतीब दी जाती है, इमरजेंसी अखराज की मशकें की जाती हैं और अलार्म सिस्टम नस्ब किए जाते हैं। मगर पाकिस्तान में अक्सर तबाही के बाद इकदाम किए जाते हैं और यही वजह है कि कीमती जानें ज़ाया होती हैं। और अगर अर्ली वार्निंग सिस्टम फाल हो, लोगों को बरवक्त इत्तला मिले और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाया जाए तो ऐसे नुकसानात में नुमायां कमी लाई जा सकती है। माहिरीन को एक और खदशा है कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से मुस्तकबिल में मानसून बारिशों की शिद्दत और बढ़ जाएगी। पहले ये बारिशें जुलाई के वस्त में शुरू होती थीं, लेकिन अब जून के आखिर में शुरू हो जाती हैं। इस तब्दीली ने ज़रई शोबे को भी मुतासिर किया है और शहरों में अर्बन फ्लडिंग के मसाइल बढ़ चुके हैं। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में दरमियाने दर्जे की बारिश भी सड़कों को दरिया में बदल देती है, जिससे यह जाहिर होता है कि हमारे शहरों का निकासी का निजाम वक्त के तकाजों के मुताबिक नहीं। बलूचिस्तान और कश्मीर के कुछ हिस्से भी बारिशों से शदीद मुतासिर होते हैं। उन इलाकों की ढलवानी जमीन पानी को तेजी से नीचे धकेलती है, जिससे अचानक आने वाले सैलाबी रैले ज्यादा तबाहकुन साबित होते हैं। ऐसे में मकामी आबादी के पास ना तो निकलने का कोई रास्ता मौजूद होता है, ना ही वक्त होता है और ना ही महफूज मकामात पे जाने के लिए सहूलियात। यही वजह है कि जानी नुकसान ज्यादा होता है। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान मुस्तकबिल में ऐसे सानेहात से कैसे बचेगा। सबसे पहले तो दरियाओं के किनारे कायम गैर कानूनी तामीरात का मुस्तकिल खात्मा जरूरी है, और दूसरा यह कि मकामी सतह पर अर्ली वार्निंग सिस्टम को मजबूत बनाया जाए ताकि अवाम को फौरन इत्तला मिले। तीसरा यह कि शहरों के निकासियात के निजाम में इस्लाहात नागुज़ीर हैं ताकि बारिश का पानी जमा होकर शहरी जिंदगी को मफलूज न कर सके। चौथा, स्कूल्स, कम्युनिटी सेंटर्स और मसाजिद को इमरजेंसी मराकज़ के तौर पर इस्तेमाल करने की मनसूबाबंदी की जाए ताकि मुतासिर अफराद को फौरी पनाह मिल सके। पांचवा ये कि माहौलियाती तब्दीली पर काबू पाने के लिए बैनुल अक़वामी ताउन और मकामी सतह पर शजरकारी जैसे इक़दामात को तेज किया जाए ताकि बारिश के पानी को जमीन जज्ब करने की सलाहियत बढ़ा सके। ये सब इक़दामात न सिर्फ हालिया तबाहकारियों के असरात को कम कर सकते हैं, बल्कि मुस्तकबिल के लिए भी एक मजबूत हिकमत अमली फराहम कर सकते हैं। वरना हर साल बारिशों के आगाज के साथ यही खबरें सामने आएंगी कि सैकड़ों जाने गईं, हजारों घर तबाह हुए, अरबों का नुकसान हो गया। इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है वजीर माहौलियाती डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब ने। मुसद्दिक मलिक साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। मुसद्दिक मलिक साहब, खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट से आने वाले सैलाब से 300 से जायद जानी नुकसान की इत्तलात हैं। ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान के पास कोई वार्निंग सिस्टम्स मौजूद नहीं है। अगर क्लाउड बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम की अगर बात की जाए या फिर ग्लॉफ 2 की बात की जाए, ये पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। इसके होते हुए भी इतना नुकसान होना, क्या ये वार्निंग सिस्टम का फेलियर है या फिर हमारे इंस्टीट्यूशंस का? देखिए, मैं ये समझता हूं कि ये मल्टी फैसेटेड फेलियर है। पहली बात तो यह है कि हर जगह पे जो हमारे अर्ली वार्निंग सिस्टम्स लगने थे वो लगे नहीं हैं, तो उन्हें लगना चाहिए, वक्त से लगना चाहिए। उसके लिए कुछ हमारे इंस्टीट्यूशनल वीकनेसेस हैं कि हम अपने वक्त से और सलीके से जो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं वो लगाते नहीं हैं। फॉर एग्जांपल, अगर पूरी दुनिया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी और क्लाइमेट को सीरियसली ट्रीट नहीं करेगी तो ये तबाहियां तो आती रहेंगी। कुदरत के आगे खड़ा होना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। इस वजह से सबसे अहम चीज ये है कि वो ममालिक जो दुनिया में क्लाइमेट को तबाह कर रहे हैं, उन ममालिक को चाहिए कि वो थोड़ा सा 2 कदम पीछे हटें और इस बात को कम से कम अपने जहन में और अपने दिल में बिठाएं कि क्लाइमेट के मसाइल जो हैं वो दुनिया में असल मसाइल हैं। और अगर वो इसी तरह क्लाइमेट को सिर्फ अपनी इनफरादी तरक्की के लिए कंज्यूम करते रहेंगे, कार्बन को एमिट करते रहेंगे, ग्रीन हाउसेज निकलती रहेंगी, टेम्परेचर बढ़ते रहेंगे, तो ये जो आपको सडन क्लाउड बर्स्ट
देखने को मिल रहे हैं, या ग्लेशियर मेल्टिंग देखने को मिल रही है, ये होती रहेगी। बदकिस्मती ये है कि वो ममालिक, दुनिया के तकरीबन 7 या 8 ममालिक हैं जो 70% दुनिया की कार्बन एमिट करते हैं। ठीक। सिर्फ 2 ममालिक जो हैं वो 46% कार्बन एमिट करते हैं। सिर्फ हमारे नेबरहुड में 2 ममालिक हैं जो तकरीबन 45% कार्बन एमिट करते हैं। अब हम तो कार्बन एमिट करते नहीं है, हमारी कार्बन एमिशन पाकिस्तान की जो है वो 1% से कम है, मगर जो दुनिया कार्बन एमिट कर रही है, टेम्परेचर तो उससे बढ़ता चला जा रहा है, उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज होता चला जा रहा है, उसकी वजह से सर, ग्लेशियर्स मेरा सर इस पे सवाल एक ये है कि अगर पाकिस्तान जो है वो आलमी फोरम्स पे अपने लिए क्लाइमेट जस्टिस की बात कर रहा है, तो जब अपने ही मुल्क में वार्निंग सिस्टम्स का ये हाल हो, चले हमें तो अपने हिफाजती इकदाम उठाने हैं, तो फिर हम अपने मौकिफ को जस्टिफाई कैसे करेंगे? मैंने तो पहले आपसे कहा है कि सबसे पहले जो हमारे लिए अहम तरीन चीज है जो हमारे इख्तियार में है, वो अपने जो हमारे इदारे हैं उनकी ज्यादा मजबूती है और उनकी ज्यादा मौसर कारकर्दगी है। इसमें तो कोई शक नहीं है, इसमें क्या झगड़ा है। दूसरी जो अहम चीज है वो ये है कि देखिए, जब हमें, अभी मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी और फिर मैंने पता भी किया हमारी मेट डिपार्टमेंट को और डिफेंस डिपार्टमेंट के नीचे हमें वर्ल्ड बैंक की कोई फंडिंग मिली थी या ये लगाने के लिए तमाम जो मौसमियाती तब्दीली और क्लाउड बर्स्टिंग के सेंसर्स वगैरह 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 लगाने के लिए हमें फंडिंग मिली थी। लेकिन उस जमाने में आपको याद है इतनी तबाही आई थी कि उस तबाही से जो लोग बर्बाद हो गए थे उनको फौरी तौर पर उनकी जिंदगियां बचाने के लिए और उनको मदद देने के लिए और उनकी हाउसिंग दोबारा से रिस्टोर, क्योंकि तो होमलेस हो गए थे, तो उसमें से बहुत से पैसे उसमें लग गए। अच्छा। तो एक बड़ी, अभी वर्ल्ड बैंक ने आपको बताया कि हमें अडेप्टेशन के लिए $40 बिलियन चाहिए। अरे भाई, हमें किसी ने पैसे दिए हैं इतने कि हम तमाम काम इकट्ठे कर लें? तो होता ये है कि अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो बहुत से हमारे पैसे उस इमरजेंसी में लग जाते हैं और उसके बाद जो इंस्टीट्यूशनल काम हमें आहिस्ता आहिस्ता करने हैं उसके लिए हमारे पास पैसे नहीं रहते। लेकिन इन तमाम एक्सक्यूजेस को एक साइड पे रखते हुए या इन तमाम वजूहात को एक साइड पे रखते हुए हमारी अपनी स्ट्रेंथनिंग तो हमारा फर्ज है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि जिस तरह की कुदरती आफात है, अभी आपने टेक्सास में देखा कुछ देर पहले, को दुनिया में ऐसा भी मुल्क होगा जिसके पास अमेरिका से ज्यादा टेक्नोलॉजी है? कोई है ऐसा मुल्क? नहीं। पूरी दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जब क्लाउड बर्स्टिंग वहां पे हुई और जो तबाही आई तो वो भी कुछ नहीं कर पाए। इस वजह से असल मामला ये है कि हमें ये समझना होगा कि हम इस पूरे अपनी दुनिया को, प्लेनेट को बर्बाद कर रहे हैं और इस बर्बादी का सदेबाप करना होगा। अच्छा सर, इसमें फिर ये बताइए कि जब से ये मॉनसून स्पेल शुरू हुआ है, तो इस मॉनसून के स्पेल के बाद तबाही हम जो देख रहे हैं, सूबों और विफाक के दरमियान ऐसे वक्त में कोऑर्डिनेशन ना होने की शिकायत सामने आई। कल जो पीएस थे सीएम के, उन्होंने भी कहा कि विफाक ने बर वक्त मदद फराम नहीं की। तो इस हवाले से विफाक का मौकिफ क्या है? भाई, और वफाकी कोऑर्डिनेशन की बात की, उसमें मैं आप पे एक बात वाजे करना चाहता हूं कि जो पाकिस्तान की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसका जो हेड ऑफिस डिस्ट्रिक्ट में होता है वो डीसी का दफ्तर होता है। इस वजह से ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि डिस्ट्रिक्ट में, यानी डिस्ट्रिक्ट वो जो सूबे के जेर निगरानी होता है और सूबे की उस पर हाकमियत होती है। हमारी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का हेड ऑफिस पूरे मुल्क को पता होना चाहिए, डीसी का दफ्तर होता है और डीसी जो है वो हमारा डिस्ट्रिक्ट का एनडीएमए का रिप्रेजेंटेटिव होता है और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट यानी वफाक जो है वो तमाम अपने जो रिसोर्सेज होते हैं वो डीसी के हवाले करता है। और जब तबाही आती है तो कुछ चीजें तो वहां पे ऑलरेडी गोदामों में मौजूद होती हैं और कुछ फौरी तौर पे फराहम की जाती हैं। इस वजह से कोऑर्डिनेशन का बज़ाहिर तो फुकदान नहीं नजर आता, क्योंकि जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वफाक की वो तो सूबा है और सूबे के अंदर डीसी है जो डिस्ट्रिक्ट का मालिक है। इस वजह से अगर कोई और इसमें झोल है तो मुझे बताएं ताकि मैं वो जो बात कर रहे हैं वो तो चलें एक तरफ। मेरा इशारा अगर मैं अपने तौर पे करूं तो वो जून में होने वाला जो दरियाए सवात का सैलाब था,
जिसमें दरिया के किनारे एक टीले पे तकरीबन 10 के करीब अफराद बर वक्त रेस्क्यू ना होने की वजह से एक एक करके बह गए थे। तो मकामी अफराद के मुताबिक इमदादी टीमें जो थी वो काफ़ी ताखीर से पहुंची थी, तो उस पर भी बहुत सारी बात थी कि चलें अगर सूबा ना कर सका तो विफाक कर लेता। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। देखिए, बात यह है कि ये तो मेरे सामने, मेरी नजरों के सामने वो भी वीडियो घूमती है और रात को इंसान की नींद उड़ जाती है जब हम उस वीडियो को देखते हैं। उसमें 2-3 अवामिल थे। एक तो बहुत, दोबारा से मैं अफसोस का इजहार करूंगा, हमदर्दी का इजहार करूंगा और मगफरत की दुआ करूंगा उन लोगों के लिए जो हलाक हुए। लेकिन बहते दरिया में बीच में जाके चले जाना, इसके बावजूद के लोग आपको रोक रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए सैलाब आ रहा है, तो वो कहने लगे, अगर कोई इसरार करे कि नहीं हम तो दरमियान में बैठ के दरिया के चाय पिएंगे, तो उसके फिर बाज मर्तबा बड़े संगीन नताइज निकलते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि लोगों को या सियाहों के ऊपर ये नहीं है मुकर्रर। ये मुकर्रर तो सूबाई हुकूमत, डिस्ट्रिक्ट हुकूमत और वफाक क्यों उसमें जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा, वफाक को भी ठहराया जाए। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसी जोनिंग करें कि अपने बच्चे बच्चियों को महफूज कर सकें, ऐसा तरीकाकार लेकर आए जहां पे लोग बहते दरिया में इन द हार्म्स वे ना आ सकें, क्योंकि बेचारे एक सयाह को क्या पता कि उसे किस जगह पे जाना है और किस जगह पे नहीं जाना है। जहां पे भी सूबाई हुकूमत को पड़े विफाक उनकी मदद करने को तैयार है। बहुत शुक्रिया मुसद्दिक मलिक साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, इसी मामले के ऊपर बात करेंगे। शौकत यूसुफजई साहब हमें ज्वाइन करेंगे, कहीं नहीं जाइएगा से विदा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, मौजूदा मंजरनामे के ऊपर मजीद बात करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की ये सूरत हाल किस हद तक गंभीर है और इसमें वफाकी हुकूमत का ताउन किस हद तक दरकार है और वो ताउन किस हद तक फराहम किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शौकत यूसुफजई साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शौकत यूसुफजई साहब, PS2 चीफ मिनिस्टर हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने गिले किए बहुत से वफाकी हुकूमत से कि बैठ के उन्होंने सिर्फ तानाजनी की है, इल्जामात की भरमार की है, हमारे लिए ताउन कुछ नहीं किया। सवाल सर मेरा बुनियादी सबसे पहले ये है कि क्या इसे कुदरती आफात ही गर्दाना जाएगा या फिर इसमें हमारी भी गलतियां हैं, कोताहियां हैं कि जिसकी वजह से गैर कानूनी तामीरात की वजह से बहुत सी चीज़ें तब्दील हुई, दरियाओं के रुख तब्दील हुए। क्या इसे हम माहौलियाती उनसर के साथ जोड़ेंगे या फिर इसे कुदरती आफत के तौर पे देखना पड़ेगा? सबसे पहले तो इसको डिफाइन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग का जो अलर्ट है वो तो आपको पता है पूरी दुनिया के लिए है और जाहिर है ये खिता भी उसी दुनिया का हिस्सा है। लेकिन ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था, काफी शोर था इस हवाले से कि जी जो ग्लेशियर बने हैं वो पिघल सकते हैं और ये भी हो सकता है कि जो क्लाउड बस्ट है ये इससे नुकसानात हो सकते हैं। तो इस हवाले से काफ़ी ऐलानात भी हुए थे, मसाजिद के थ्रू भी हुए थे, एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू भी हुए थे। तो इस दफ़ा हुकूमत ने काफ़ी अलर्ट कर दिया था लोगों को। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली जो क्लाउड बस्टर हुआ है वो उससे ज़्यादा नुकसानात जो है ना हम देख रहे हैं। जैसे बुनेर के अंदर जो हुआ तो वो तो बिल्कुल शहर के अंदर हुआ है, या इस तरह जो शांगला के अंदर हुआ है वो आप देखें। मुख्तलिफ इलाकों में जो हुए, मानसरा में हुआ है, इसी तरह स्वात के अंदर हुआ है और लोअर दीर के अंदर हुआ है, बटाग्राम में हुआ है। तो ये ऐसे इलाके हिट हुए हैं कि मतलब ये कि क्लाउड बस्टर जब होता है, आपको पता है बिजली चमकती है, बिजली गिरती है, तो उसका तो कोई वो है नहीं, ना टाइम शेड्यूल का पता हो सकता है, ना कोई बता सकता है कि जी यहाँ पे बिजली गिर सकती है, उसके इतने नुकसानात हो सकते हैं। लेकिन शौकत यूसुफजई साहब, अगर देखा जाए मजमूई तौर पे 300 से जायद हलाकतें होना और बड़े बड़े शहर मुतासिर होना एक बहुत बड़ा सानेहा है और इस सानेहे से ओवरकम भी हम कर लेंगे, हमारी कोशिश तो यही है। लेकिन आप समझते हैं कि क्या हर बार इसी तरह ही सिर्फ ये आदादु शुमार बता के हम अपना पल्ला झाड़ सकते हैं? नहीं, देखें, मैं तो कल मैं खुद हैरान भी हुआ क्योंकि कल जो है ना काफ़ी सूबाई हुकूमत और जो मुंतखब मेंबरान थे वो ज़िले एडमिनिस्ट्रेशन, इनमें बड़ी रब्त रही, काफ़ी कोऑर्डिनेशन रही। पहली दफ़ा मैंने देखा कल सारा दिन वज़ीर आला जो है वो कंट्रोल रूम में बैठे रहे और वहाँ से वो मॉनिटर भी करते रहे जो नुकसानात हुए, जहाँ इमदादी कार्रवाइयाँ होती रही, उन सबको खुद मॉनिटर करते रहे, खुद DC से बातें करते रहे। तो मेरे ख्याल से ये पहली दफ़ा हुआ है और इसी वजह से आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने भी उनको कॉल की
जो दीगर सूबों के वज़राए उन्होंने भी कहा कि जी आप यानी जो इज़हार ताज़ियत है वो तो एक रस्मी होता है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि हम पूरा इसमें तावन करेंगे। अब देखें इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़े पैमाने पे तबाह हुआ है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर अरबों-खरबों का बनता है, बड़ा अरसा लगता है उसमें, लेकिन वो मिनटों में चला गया, पानी में बह गया है। तो इन मुश्किल की इस घड़ी में अब वज़ीर आला खुद इस वक़्त दौरे पे निकल चुके हैं। उन्होंने अपने 2 हेलीकॉप्टर थे उनके पास, दोनों उन्होंने रेस्क्यू के लिए दे दिए थे। एक उसमें से कल गिर चुका है खराबी मौसम की वजह से। एक दूसरा जो है वो अभी तक लगा हुआ है। जहाँ ज़मीनी रसाई नहीं हो सकती, वहाँ पे अभी तक उनका हेलीकॉप्टर जो है वो दवाइयाँ, खुराक जो भी हो सकता है, टेंट वगैरह, वो उसमें पहुँचाने का काम कर रहा अच्छा है। शौकत साहब, एक वज़ीर आला खुद चीज़ जो है यहाँ बताइएगा से कि एक हम तखमीना क्या लगा सकते हैं इस 24 घंटे के स्पेल के बाद मजमूई तार पे अगर नुकसान का तखमीना लगाया जाए तो वो कितना हो सकता है, और अगर ये लगाया जाए कि कितने लोग मुतासिर हुए तो उनके अदाद शुमार क्या हो सकते हैं? देखिए, अब तक जो पीडीएमए के जो आदाद शुमार है वो तो 309 के करीब लोग जो है ना उनके डेथ हुई है, और कोई 2 दर्जन के करीब लोग जख्मी हुए हैं। ये तो पीडीएमए की अपनी हुआ है, लेकिन मैंने जैसे कहा ना कि बहुत सी जगहों पे जो है ना राब्ता मुनक़ता है, और वहाँ पे जो है ना कोशिश ये की जा रही थी आज पूरा दिन कि वो रास्ते खोले जाए। कल पूरा दिन रेस्क्यू पे लगाया गया कि जो लोग फंसे हुए थे, जैसे बच्चे फंसे हुए थे, 150 बच्चे फंसे हुए थे बुनेर में, उन बच्चों को रेस्क्यू किया गया। और ये जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ ये उन्हीं बच्चों के लिए जा रहा था। और तो ये मतलब ये कि हुकूमत ने अपना एक पहली दफ़ा एक मैंने जैसे आपसे कहा ना कि क्योंकि वज़ीर आला खुद इस चीज़ में इन्वॉल्व रहा, वो मॉनिटर करता रहा, तो दीगर इदारे भी काम करते रहे। फिर ये कि जो मुंतखब नुमाइंदे थे, बैरिस्टर गौहर साहब खुद बुनेर में रहे, और इसी तरह जो मिनिस्टर साहिबान थे या जो एमपीएस थे, एमएनएस थे, वो सारे अपने हलकों में मौजूद रहे, और उनका राब्ता रहा डिप्टी कमिश्नर के साथ, सूबाई सेक्रेटेरिएट के साथ, वज़ीर आला के साथ, तो काफ़ी चीज़ें बेहतर भी हुई। लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि देखें, कुदरती आफात पूरी दुनिया में आते हैं, रोकना तो मुश्किल होता है, लेकिन चूँकि वो तरक्याफ्ता ममालिक होते हैं, वहाँ जब इस तरह के बड़े-बड़े नुकसानात हो जाते हैं तो फिर वो बहाली का काम भी बहुत जल्दी कर लेते हैं। अब ये कि वफाकी हुकूमत ने ऑलरेडी अनाउंस किया है कि जी हम हुकूमत के साथ ताउन करेंगे, सिंध ने भी कहा है, पंजाब ने भी कहा है, तो ये सिर्फ ज़बानी कलामी नहीं होना चाहिए, ना मीडिया के लिए फीडिंग होनी चाहिए। इस वक्त ज़रूरत है तो मेरे ख्याल से कोऑर्डिनेशन के साथ आए। सर इसमें आपकी राय क्या है कि क्या हम रिहैब के साथ-साथ प्रिवेंशन के ऊपर भी कोशिश करें? देखिए, वो मैंने अभी एक आर्टिकल लिखा है, मैं अभी लिख चुका हूँ, शायद अखबारों को भेज दूंगा अगर कल किसी ने छाप दिया या परसों छाप दे। उसमें मैंने जो इक़दामात उठाए गए वो भी जो हमारे खामियां हैं, या जो मैं कहता हूँ कि खामियां उसको लफ्ज़ ना ही दें, तजावीज़ ही कह दें, तो उसमें ये देखें, सबसे पहले तो ये कि हम अपने जंगलात को बचाएं, और दूसरा ये कि हम शजरकारी करें। हर बंदा जो है, देखिए इमरान खान ने जब बिलियन ट्री सुनामी शुरू की थी तो उसपे बड़े तनकीदें होती रही, लेकिन मैं अगेन ये कहूँगा कि ये हमें एक कौमी ज़िम्मेदारी बनाई जाए, हमारी हर बच्चा हर एक पौधा ज़रूर लगाए और उसका तहफ़्फ़ुज़ भी करे। हुकूमत इस पे सख्ती से अमल दरामद कराए। दूसरा, ये जो नहरों और नदियों के इर्द-गिर्द जो तजावुज़ात बनती हैं, इसका बिल्कुल इसके किसी सूरत इजाज़त ना दें, और इसके लिए जो पीडीएमए बना हुआ है, मेरे ख्याल से ये उनके हवाले करना चाहिए कि जितना भी पीडीएमए की कारकर्दगी है वो सिर्फ उस वक्त नहीं सामने आनी चाहिए जब ये कोई वाक़या हो जाए, बल्कि थ्रू आउट द ईयर जो है। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इशूज़ पे बात करेंगे, बिलखुसूस बैनुल-अक़वामी मंजरनामे पे कहीं नहीं जाएगा। एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, अमरीकी रियासत अलास्का में आज अमरीकी सदर डोनाल्ड जे ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की अहम मुलाकात हुई। ये दोनों रहनुमा 8 बरस में 7वीं बार आमने सामने आए हैं, लेकिन इस बार पस मंजर में यूक्रेन जंग, बढ़ती हुई कशीदगी और आलमी सतह पर ताकत के तवाज़ुन के अहम सवालात मौजूद हैं। ये लम्हा सिफारतकारी की दुनिया में एक अजीब मंजर था। ताकत के दो बड़े सुतून डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन एक दूसरे के सामने बैठे 3 घंटे तक तवील गुफ्तगू में मशगूल रहे, लेकिन हैरत उस वक्त हुई जब मुआविनीन के साथ बातचीत अचानक खत्म हुई और दोनों रहनुमाओं ने महज चंद गर्मजोश कलिमात पर इक्तफा किया।
सहाफियों के सामने सवालात लेने की रिवायत को नजरअंदाज कर दिया गया, जो कि मीडिया के दिलदादा अमरीकी सदर के लिए गैर मामूली और गैर मुतवक्के रवैया समझा जा रहा है। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं की मुख्तसर गुफ्तगू भी मंजर आम पे आई। ट्रंप और पुतिन के ताल्लुकात कभी गर्मजोश बयानात से इबारत रहे हैं तो कभी सख्त अल्फाज और अचानक मंसूख होने वाली मुलाकातों से। 2017 में हेलेंस्की से लेकर आज अलास्का तक हर मुलाकात के पीछे 2016 के अमरीकी इंतखाबात में रूसी मुदाखलत के असरात नुमायां रहे। माहिरीन का कहना है कि इस मुलाकात का असर महज वाशिंगटन और मॉस्को तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि तवानाई की कीमतों से लेकर आलमी मईशत और सलामती के ढांचे तक कई मामलात इस बात पर मुनहसिर हैं कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान बातचीत किस समत जाती है। आया ये मुलाकात ताल्लुकात में किसी बेहतरी का आगाज बनेगी या इख्तिलाफात मजीद गहरे होंगे, ये आने वाले चंद दिनों में वाज़ेह होगा। फिलहाल तो खबरें यही हैं कि ये मुलाकात नाकाम रही और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वो मकासद हासिल नहीं कर सके जो इस मुलाकात से हासिल करना चाहते थे। आखिरी बार जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हुई थी तो उनके ताल्लुकात बेहतरी की जानिब बढ़ गए थे। ट्रंप ने 2019 में जापान में होने वाली मुलाकात के आगाज पे कहा था कि हमारा ताल्लुक बहुत ही अच्छा रहा और हम एक साथ काफी अच्छा वक्त गुजारने के मुंतजर हैं। 6 साल बाद रूस और अमेरिका के दरमियान मुस्बत पेशरफ्त के लिए ज्यादा कुछ नहीं हुआ। ट्रंप का पहला दौरे सदारत खत्म होने के 1 साल बाद पुतिन ने यूक्रेन पे हमला कर दिया और व्हाइट हाउस में ट्रंप की वापसी के बाद कई महीनों में मॉस्को ने इस बात का कोई इंदिया नहीं दिया कि वो पीछे हटेगा। ट्रंप जो कभी पुतिन के साथ अपने ताल्लुक को जंग के खात्मे का जरिया बनाने की उम्मीद रखते थे, अब अपने उस पुराने दोस्त से मायूस हो चुके हैं और उन पर फोन पर बकवास करने का इल्जाम भी आयद कर चुके हैं। जुमे को अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात दोनों रहनुमाओं के दरमियान 7वीं मुलाकात थी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स रेडियो से बात करते हुए कहा कि मैं पुरयकीन हूं कि व्लादिमीर पुतिन मुआहिदा करने वाले हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके रूसी हममनसब व्लादिमीर पुतिन के दरमियान अलास्का में मुनक्किदा मुलाकात में यूक्रेन में जंगबंदी पे कोई मुआहिदा नहीं हो सका। यह मुलाकात 7 घंटे जारी रहना थी, मगर यह 3 घंटे में ही मुकम्मल हो गई। दोनों रहनुमाओं ने मीडिया को एक मुश्तरका बयान दिया और फिर बगैर सवालात लिए रुखसत हो गए। ट्रंप ने एंकरेज में मुलाकात के बाद अपने इब्तदाई तबसरे के अंदर यह कहा कि जब तक कोई मुआहिदा नहीं होता तब तक मुआहिदा नहीं हो सकता। यह बिलवास्ता तौर पर यह तस्लीम करने का तरीका था कि कई घंटों की बातचीत के बाद भी कोई मुआहिदा नहीं हुआ, कोई जंगबंदी नहीं हुई, कुछ भी ठोस बात सामने नहीं आई। अगरचे इन मुज़ाकरात में ट्रंप के लिए रूस या यूक्रेन के मुकाबले में कम चीजें दांव पर लगी थीं, लेकिन उसके बावजूद ये उनकी दाखिली और आलमी साख को नुकसान पहुंचाएगा। खास तौर पे इस पस मंजर में कि वो पहले कह चुके थे कि इस मुलाकात के नाकाम होने का इम्कान सिर्फ 25% है। अगरचे अलास्का अमरीकी इलाका है, मगर पुतिन यहां ज्यादा पुरएतमाद दिखाई दिए, जैसे कि उनके अहलकार याद दिलाते हैं कि यह कभी रूस अमरीका था, जैसे 19वीं सदी में अमेरिका को बेच दिया गया था। यह बात आने वाले दिनों में अमेरिकी सदर के लिए नागवार हो सकती है, खास तौर पे इस कवरेज के साथ जिसमें इस मुलाकात को नाकामी कहा जाएगा। दूसरी जानिब एंकरेज में जो कुछ हुआ वो बहुत से लोगों के लिए गैर मुतासिर कुन लग सकता है, लेकिन कीव में यह बात इत्मीनान का बाइस होगी कि कोई ऐसा मुआहिदा नहीं हुआ जिसके नतीजे में यूक्रेन को अपनी जमीन से महरूम होना पड़े। यूक्रेन के अवाम यह भी जानते हैं कि रूस के साथ उनके तमाम अहम मुआहिदों का इख्तिताम बिलाखिर उनके टूटने पर हुआ है। इसलिए अगर यहां एंकरेज में कोई मुआहिदा हो भी जाता तो उसके मुतल्लिक भी शकूक और शुबहात में मुब्तला रहते हुए यह कहा जाता कि यह पहले की तरह फिर से टूट तो नहीं जाएगा। अलबत्ता यूक्रेनी अवाम के लिए तशवीश की बात यह है कि मीडिया के सामने मुश्तरका आमद के दौरान व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर तनाज़े की बुनियादी वजूहात का जिक्र किया और कहा कि सिर्फ उनके खात्मे से ही पायदार अमन कायम हो सकता है। यूक्रेन की जुबान में इसका मतलब यह है कि वह अब भी अपने खुसूसी फौजी ऑपरेशन के असल मकसद पे कायम है, यानी यूक्रेन को एक आजाद रियासत के तौर पर खत्म करना। मगरिब की 3.5 साल कोशिशें भी उनके इरादे को बदल नहीं सकी और अब इस फहरिस्त में अलास्का इजलास भी शामिल हो चुका है। मुलाकात के बाद यह पैदा होने वाला गैर यकीनी का माहौल परेशान कुन है कि आगे क्या होगा। क्या रूस के हमले बगैर रुके जारी रहेंगे? इसी पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है दिफाई तजज़ियाकार रिटायर्ड रजा मोहम्मद खान साहब ने। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या समझते हैं कि वो अरमान लेके या वो बातें लेके जो ट्रंप चले थे, पुतिन के पास पहुंचे, पुतिन के साथ मुलाकात की, क्या वो तमाम मकासद हासिल कर चुके हैं या उसके अंदर आपको रुकावट दिखाई देती? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, मैं समझता हूं कि कुछ मकासद हासिल कर लिए गए हैं, लेकिन ज्यादातर जो है उसके लिए अभी हमने वेट करना है, देखना है कि दोनों तरफ से क्या कितनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई जाएगी। फॉर इंस्टेंस रशिया की जो पोजीशन है, जो उसकी मैक्सिमलिस्ट पोजीशन है, अभी तक कायम है और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट
उन्होंने कंडीशन रखी है, वो ये है कि रशिया ने जितने भी इलाकों पर अभी तक कब्जा जमाया है, चाहे वो टोटल कब्जा ना भी हो, 3 बड़े इलाके हैं, उसके ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी को उसको रिकग्नाइज करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। और साथ साथ ये भी बताया है कि जी यूक्रेन को ये मानना पड़ेगा कि वो कभी भी नाटो में शामिल नहीं होगा। सही। साथ साथ एक प्री कंडीशन ये भी लगाई है कि रशिया से सैंक्शन उठाए जाएंगे और यूक्रेन को डिसआर्म किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि वेस्ट और पर्टिकुलरली यूरोप और यूक्रेन इन कंडीशंस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, और उसमें जब तक मेजर गिव एंड टेक नहीं होगा तो सीज फायर या फिर एंड ऑफ वॉर, जो कि ट्रम्प साहब की हमेशा सा उनकी जो इलेक्शन मैनिफेस्टो का हिस्सा था और अभी भी है, उन्होंने ये कहा है कि देखिए अगर वो जो बाइडेन की बजाय वो अमेरिका के सदर होते तो ये यूक्रेन और जो रशिया की लड़ाई है ये खत्म हो जाती नहीं। ठीक है, तो अब ये है कि वो कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मैनिफेस्टो में ये भी कहा था कि ये एक अननेसेसरी वॉर है, वो इसको खत्म कर रहे हैं, उसी मैनिफेस्टो के ऊपर वो अमल कर रहे हैं। उनको ये भी एहसास है कि देखें जो रशिया के ऊपर सैंक्शन लगे हैं अमेरिका की तरफ से या यूरोप की तरफ से, उसमें जो है ज्यादातर खसारा जो है या जो नुकसान है वो यूरोप को भी हो रहा है। फॉर इंस्टेंस नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन जो है वो उन्होंने बंद की हुई है, जिसकी वजह से गैस की प्राइसेस पूरे यूरोप में जो है दुगनी तिगनी हो गई है। इस तरह अमेरिका के साथ जो ट्रेड थी रेयर अर्थ मिनरल्स की या दूसरे चीजों की, उसमें भी बहुत कमी आई है और डायरेक्टली अमेरिका के इकोनॉमी पे उसका असर पड़ा है। अच्छा सर, कथा कलामी के लिए माजरत चाहता हूं सर, भारत के ऊपर जो 50% टैक्स है वो सिर्फ इस वजह से है कि रूस का तेल खरीदा जा रहा है और यूक्रेन जंग के अंदर वो सरमाया लग रहा है। क्या इस मुलाकात के बाद ये हो सकता है, मुमकिनात में से है कि इंडिया के साथ अमेरिका की पोजीशन जो है वो कदरे बेहतर हो जाए? देखिए बात यह है कि इसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्योंकि सिर्फ ये रशिया से ऑयल परचेज का मामला नहीं है, ये एक्चुअली इंडिया के जो टैरिफ्स थे यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर वो दुनिया में सबसे ज्यादा थे, उसको भी बराबर किया गया था। मैं बात कर दूं 20% जब थे, ये तो जो एडिशनल उसके ऊपर टैरिफ्स लगे हैं उसकी वजह ये की कि उन्होंने जो भी तेल रशिया से खरीदा है खुद हिंदुस्तान में इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि प्रॉफिट के ऊपर पूरी दुनिया में उन्होंने बेचा है। तो अमेरिका को तो इस बात का गुस्सा है कि रशिया के ऊपर पूरी दुनिया ने सैंक्शन लगाए और इंडिया उन सैंक्शंस की सिर्फ खिलाफ वर्जी कर रहा है बल्कि धोखाधड़ी से उससे दूसरे ममालिक को जो है फायदा पहुंचा रहा है। और साथ साथ जो एक पोजीशन अमेरिका की है कि पाकिस्तान और इंडिया का जो सीज फायर है उसमें यूनाइटेड स्टेट्स का पर्टिकुलरली ट्रम्प साहब का एक कलीदी रोल रहा है, वो बार बार उसको जो है फुलिशली उसको डिनाई कर रहा है। तो उसको फिर मेरे ख्याल में इस तरह का जो एटीट्यूड है वो तो एक नेचुरल सी बात है, तो उसका नतीजा तो फिर भुगतना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड रजा मोहम्मद खान से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी कल के रोज। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।